morning, students. This is the second part of the class 10th social study civics फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के बारे में हमने जाना है, समझा है। इसको वीडियो में पार्ट कर रखा हमने। फर्स्ट वीडियो में हमने व्हाट इज़ फेडरलिज्म एंड व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म हमने पढ़ा और समझा। इस वीडियो में हम व्हाट हैज़ मेड इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया को कौन सी चीज़ फेडरल कंट्री बनाती है और कैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं इंडिया के जो ये शो करते हैं कि एक इंडिया एक फेडरल कंट्री है। पहले हम टाइप ऑफ फेडरलिज्म को समझ लेते हैं। फेडरलिज्म टू टाइप्स के होते हैं। एक है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 10th का। डिफरेंट टाइप ऑफ ए फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के टाइप्स क्या है और कौन कौन से हैं। तो फेडरलिज्म टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। अब इन दोनों के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में हम समझ लेते हैं। फर्स्ट टाइप है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब होता है छोटी छोटी यूनिट्स एक साथ मिलकर एक बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, वो होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इट मीन्स पहला पॉइंट है इसका, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिग यूनिट। जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, मतलब छोटी छोटी कंट्री है जो खुद इंडिपेंडेंस है, वो सब मिलकर आकर एक बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, एक बड़ी कंट्री में कन्वर्ट हो जाए, वो होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। इसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट होते हैं सबको इक्वल पावर होता है। इट मीन जितने भी स्टेट्स होते हैं या छोटी छोटी यूनिट्स होती है जो आकर मिलकर एक बड़ी कंट्री में कन्वर्ट होते हैं, उन सब के पास जो पावर होता है वो इक्वल होता है। इसमें एग्जांपल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे हमारा जो दूसरा है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसके अंदर एक बड़ी कंट्री छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होती है, उसका जस्ट ऑपोजिट है लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यहाँ पे एक बड़ी कंट्री अपनी पूरे पार्ट को छोटे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करके और एक पावर को शेयर करके एक बड़ी कंट्री को मेंटेन करा जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो उसके स्टेट्स होते हैं उन स्टेट्स से मोर पावरफुल होती है, उसके पास पावर ज़्यादा रहता है, वही अपने पावर को छोटे छोटे स्टेट्स में शेयर करती है। अनइक्वल पावर बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट्स ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में अनइक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट मीन्स कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट्स होते हैं उन स्टेट्स को अपने अपने पावर दिए जाते हैं और सबके पावर अलग अलग होते हैं, इक्वल नहीं रहते, अनइक्वल रहते हैं। इट मीन्स किसी को किसी फील्ड के अंदर ज़्यादा पावर दे दिया जाता है, किसी को कम दे दिया जाता है। और वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के कौन कौन से एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी कंट्री है जो होल्डिंग टुगेदर की फेडरलिज्म चलाती है। इसका एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ा है, उन्होंने अपने पावर को डिवाइड करा था, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके उस कंट्री को मेंटेन करा। और हमारी कंट्री जो है इंडिया, वो भी इसी फील्ड में इसी तरह से वर्क करती है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अगले टॉपिक जो हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को कौन सी चीज़ एक फेडरल कंट्री बनाती है, इसको कुछ पॉइंट्स में
डिवाइड कर रखा है। इस पॉइंट से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इसमें पहला पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे इंडिया कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में पूरी कंट्री बटी हुई है। इट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो इस पॉइंट से हमें ये क्लियर होता है कि फेडरलिज्म की जो पहली कंडीशन है वो हम कंप्लीट करते हैं। इससे कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सेकंड पॉइंट है इसमें, इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। इंडिया का जो यूनियन है वो टोटली फेडरलिज्म के बेस पर डिक्लेयर्ड है। तो फेडरलिज्म की जो प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल के बेस पे इंडिया के यूनियन का डिवाइडेशन हुआ। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर है, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड इंडिया हैज़ ए 3-tier सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक 3-tier सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। 3-tier सिस्टम हो मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है और तीसरी पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ होती है। इन तीनों सिस्टम में हमारी कंट्री को मेंटेन हम करते हैं। हमारे इंडिया में 3 टाइप ऑफ इलेक्शन होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है और तीसरा लोकल इलेक्शन होते हैं। इन तीनों इलेक्शन में लोकल पावर लोकल लेवल पर मिल जाती है। तीनों को अपने अपने पावर के हिसाब से अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं और उसी के हिसाब से पूरी कंट्री का मेंटेनेंस होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये भी ये शो करता है कि इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है और फेडरल कंट्री है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इंडिया को चलाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मेंटेनेंस है, जितना भी फील्ड है, उनको 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रखा है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब हो जाता है पूरी कंट्री को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से चीज़ों पर वर्क करेगी, कौन से लॉ बनाएगी, कौन से लॉ मेकिंग का वर्क करेगी और उनको अपने हाथों में रखेगी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आएगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर वर्क करेगी। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आएगी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथों में काम लेकर वो वर्क करेगी। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब हो जाता है कि ऐसे वर्क जो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उस पर वर्क करें, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करें, वो हो जाती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में इंक्लूडिंग सब्जेक्ट रिलेटेड ऑफ ए नेशनल इम्पोर्टेंस। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड होते हैं। कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट के अंदर आने वाली सारी चीज़ों को कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जैसे बैंकिंग है, डिफेंस है, करेंसी है। इन तीनों चीज़ों का मेंटेनेंस और पूरा काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इट मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि यूनियन लिस्ट के अंदर सारे नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं
और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। इसके अंदर इंक्लूड होने वाले जो टॉपिक्स है, एक तो डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारी चीज़ें इस यूनियन लिस्ट के अंदर इंक्लूड होती है। डिफेंस का मतलब होता है कंट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए जितना भी वर्क होता है वो डिफेंस करती है, हमारी आर्मी करती है, और आर्मी से रिलेटेड जितने भी डिसीज़न होते हैं वो हमारे पीएम लेते हैं, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड पर्सन रहते हैं। करेंसी है, नोटबंदी हमने देखी है, बंद करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने करा था, और नोटों को चेंज करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने करा था, इसलिए करेंसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही रहती है। सेकंड है हमारा स्टेट लिस्ट, इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट रिलेटेड ऑफ स्टेट इम्पोर्टेंस। स्टेट के इम्पोर्टेंस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इन सारे सब्जेक्ट पे वर्क करने का काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और इन सारे सब्जेक्ट का पूरा कंट्रोलिंग जो रहेगा वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसका मतलब वही होता है कि इसको पूरा कंट्रोल करने का काम कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल करेगी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगा। इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट इंक्लूड हैं वो है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ये इन चीज़ों से रिलेटेड जितने भी लॉ मेकिंग वर्क होगा, जितना भी काम होगा, उसको पूरा कंट्रोल करने का काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो इट मीन्स यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो काम होगा वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे उसका काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यूनियन गवर्नमेंट उसमें वर्क नहीं करेगी। दोनों का पर्टिकुलर अपना खुद का क्राइटेरिया रहेगा, खुद के पास पावर रहेगा उन चीज़ों पे वर्क करना, लॉ मेकिंग बनाना, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होगी वो करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का ही रहेगा। थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट रिलेटेड टू कॉमन इंटरेस्ट। इट मीन्स कॉमन इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि दोनों, इट मीन्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये दोनों मिलकर ही इन जो इसके अंदर इंक्लूड सब्जेक्ट रहेंगे उन पे वर्क करेंगे। कंट्रोल बाय बोथ गवर्नमेंट, इसको कंट्रोल करने का काम दोनों गवर्नमेंट करेगी। इसके अंदर जो टॉपिक इंक्लूड हैं वो है एजुकेशन है, ट्रेड है, ट्रेड यूनियंस है, मैरिज है, अडप्टेशन है। ये टॉपिक पे जितना भी वो कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी लॉ मेकिंग का काम करना पड़ेगा तो दोनों गवर्नमेंट मिलकर एक साथ करेगी। अगला पॉइंट है इसके अंदर, ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकली पावर। इंडिया के सारे स्टेट के पास कोई आइडेंटिकली पावर नहीं होता है। सम स्टेट इंजॉय ए स्पेशली स्टेटस, कुछ स्टेट्स ऐसे रहते हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिलते हैं, मतलब स्पेशल पावर मिलते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जम्मू कश्मीर हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसके पास अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। मेनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी रहती हैं, या बहुत सारे प्रोविज़न्स ऐसे रहते हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। कारण क्या है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे इंडिया का जो जम्मू कश्मीर स्टेट है और ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनको स्पेशल पावर प्रोवाइड कर रखे हैं, स्पेशल स्टेटस उनको दे रखा है। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसका एक स्पेशल स्टेटस है, और बहुत सारे प्रोविज़न जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है वो वहाँ पे अप्लीकेबल तब तक नहीं होंगे जब तक वहाँ की जो स्टेट असेंबली है उसको अप्रूव नहीं करें। इट मीन्स क्लियर हो गया।
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी प्रोविज़न हैं वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में तभी अप्रूवल होंगे जब उनकी असेंबली, जो लोकल असेंबली है, उसको अप्रूवल दे दे। अगर वो अप्रूवल नहीं देगी तो वो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये पॉइंट्स जो हैं ये हमको ये शो करते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। उसका रीज़न क्या है? फेडरलिज्म के बेस पे डिपेंडेंट कंट्री है हमारी, ठीक है, उसी पे चलती है। यूनियन में डिवाइड कर रखा है हमने, हमारे पावर स्टेट गवर्नमेंट को शेयर कर रखे हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे यहाँ पे 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। हर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके खुद के पावर होते हैं और ये अपने अपने फील्ड में वर्क करती है। 3 यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, ये इसके हिसाब से वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, इस टॉपिक को समझाया है। इसको आप इस वीडियो को 1-2 बार देखना, आपको ये क्लियर हो जाएगा इन पॉइंट से कि इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है और क्या रीज़न है कि इंडिया को फेडरल कंट्री कहा जाता है। तो ये आपका सेकंड पार्ट जो है फेडरलिज्म का एंड होता है। थैंक यू।